हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम ले करके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड का एग्जाम। तो इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर सुन लीजिए ताकि आपको परीक्षा दिलाने में काफ़ी सुविधा होगी और आपको याद सभी हो जाएगा, क्योंकि आपको जब बुक पढ़ते हैं तो बहुत ही बोर लगता होगा और नींद भी आती होगी। तो आप यह वीडियो को सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं, समग्र पूर्ति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है समग्र पूर्ति कीमत वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली वह कम से कम आवश्यक आय है जो उत्पादन तथा रोजगार के स्तर के बनाए रखने के लिए उत्पादकों को प्राप्त होना जरूरी है। इसका कहने का मतलब है कि उत्पादक किसी भी वस्तु की पूर्ति तब तक करना चाहता है जब उसको कम से कम उस वस्तु को उत्पादन करने की लागत प्राप्त हो जाए और जो उसमें लगे हुए हैं उत्पादन करने के लिए जिनको रोजगार दिया गया है उनको भी वह पारिश्रमिक मिल सके। अगर उतना कीमत अगर मिल जाता है तो यहाँ पर उत्पादक जो है उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए तैयार होता है, उसको बोलते हैं समग्र पूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को जोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, मतलब अगर हम उत्पादन और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को जोड़ता है, मतलब जितनी भी इकाई आप और आगे यूज करते हैं उसकी जो रिजल्ट आता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तु में अंतर बताइए। तो स्थानापन्न वस्तु और एक तरफ लिख देंगे आप पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर चाय के स्थान पर आप कॉफी यूज कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर आप नींबू का पानी यूज कर सकते हैं, शरबत यूज कर सकते हैं। तो यह स्थानापन्न वस्तु कहलाता है। पूरक वस्तुएं वे हैं जिनका प्रयोग किसी आवश्यक विशेष को संतुष्ट करने के लिए एक साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कार है तो कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, बिना पेट्रोल के आप कार को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के लिए पूर्ण उपयोगी होता है। सेकेंड आप याद रखेंगे, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे अगर चाय की कीमत अगर बढ़ गया तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगा, दाल की कीमत अगर बढ़ गया तो दूसरे दाल की कीमत जो है, दूसरे दाल की जो मांग है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे कि यहाँ पर पेट्रोल की दाम अगर भारी मात्रा में बढ़ा दिया जाए तो कार का मांग जो है वो कम हो जाता है। एक उदाहरण दे दीजिएगा चाय और कॉफी, और इसमें उदाहरण दे दीजिएगा कलम एवं स्याही। मतलब बिना स्याही के पेन का कोई यूज नहीं है, ठीक है, और बिना पेन के स्याही का भी कोई यूज नहीं होता है। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं आपको पेपर में पूछता ही है। अगला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, पूर्ति के नियम लागू होने के कारण बताइए। तो पूर्ति के नियम क्या है? तो पूर्ति के नियम पहले बता दूं कि उत्पादक किसी वस्तु का कीमत अधिक होता है तो वह पूर्ति करने के लिए ज्यादा तत्पर रहता है, और किसी वस्तु की कीमत अगर डाउन हो जाता है, रेट अगर कम हो जाता है तो वह पूर्ति करने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो पूर्ति के नियम लागू होने के कारण में आप 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा। पहला पॉइंट है स्टॉक में परिवर्तन। वस्तु की कीमत बढ़ने पर विक्रेता अपने पुराने स्टॉक को बेचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे कोई वस्तु की कीमत अगर बढ़ता है ना तो उत्पादक क्या करता है, वो विक्रेता क्या करता है, अपने पुराने स्टॉक को पहले बेचता है ताकि उसको ज्यादा लाभ हो सके। जबकि वस्तु की कीमत के कम होने पर वस्तु का संग्रहण करना पसंद करता है। मतलब कोई भी वस्तु का अगर कीमत कम हो जाता है तो उत्पादक क्या करता है, उस वस्तु को जाम करके रख देता है गोदाम में, उसको बेचना वह पसंद नहीं करता है। फिर अगर कीमत बढ़ेगा तब उसको बेचने से ज्यादा लाभ होता है। इस प्रकार स्टॉक में परिवर्तन होने से पूर्ति का नियम लागू होता है। सेकंड याद रखेंगे, लाभ या हानि।
वस्तु की कीमत बढ़ने पर विक्रेता अपने लाभों में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन करने लगता है। मतलब कोई भी वस्तु का कीमत अगर बढ़ जाता है तो उत्पादक क्या करता है, ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा करना चालू कर देता है, जिससे पूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत मतलब इसके विपरीत होने पर उत्पादक कम उत्पादन करता है। मतलब अगर वस्तु का कीमत कम हो गया तो उत्पादक जो है वस्तु को उत्पादन कम कर देता है, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पूर्ति का नियम लागू होता है। तो पूर्ति का नियम यही कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत अधिक बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाता है, और वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। तीसरा आप याद रखेंगे, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन। प्रवेश और बहिर्गमन, तो यहाँ पर प्रवेश का मतलब है कि नया फर्म का आना, और बहिर्गमन का मतलब होता है कि कोई फर्म का बंद हो जाना। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उद्योग में नई फर्में प्रवेश करने लगती हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके उत्पादकों की संख्या भी बढ़ने लग जाता है। बाजार में बहुत सारे उत्पादक आ जाते हैं, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। और इसके विपरीत वस्तु की कीमत कम होने पर पुरानी फर्में उद्योग से बहिर्गमन करने लगती है। मतलब वो बाहर जाना चालू कर देता है, मतलब अपना फर्म को बंद कर देता है, उत्पादन को बंद ही कर देता है, जिससे वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। इस प्रकार पूर्ति का नियम लागू होता है। तो पूर्ति का नियम आई होप आप याद कर लेंगे। स्टॉक में परिवर्तन, दूसरा लाभ या हानि, और तीसरा फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय अगर पूछा जा रहा है और आपको दे रहा है वेतन, किराया, लाभ, ब्याज और उपभोग, तो इसमें आप क्या करना है, बहुत इजी, इसको कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। वेतन, किराया, लाभ और ब्याज, इन चारों के अमाउंट्स को आप यहाँ पे जोड़ देना, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर उपभोग को छोड़ देना। उपभोग जो होता है वो व्यय विधि का होता है। तो आय विधि का मतलब है कि वेतन से आय होता है कर्मचारी को, किराया से आय होता है, लाभ से आय होता है और ब्याज से आय होता है। तो आय विधि में इन चारों को आप यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, वेतन प्लस किराया प्लस लाभ प्लस ब्याज, और उनके अमाउंट्स को यहाँ पर लिख लेंगे 30,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। और यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दिया है, उपभोग को भी ले लिया है, ठीक है, जबकि उपभोग को यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। 30 और 20 हो 40, 50, 60, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उपभोग को यहाँ शामिल नहीं करना है, उपभोग व्यय विधि में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप ये चारों को ले लेना, आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आर्थिक समस्या, ठीक है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, तो चलिए, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के निम्न कारण हो सकते हैं प्यारे। सबसे पहला है असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकता का मतलब होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित होती है। मतलब आपको बताना है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होता है, प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं उत्पन्न होते रहती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब आप एक आवश्यकता को हम पूरा करते हैं, फिर एक नई आवश्यकता हमको महसूस होने लगता है। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो आर्थिक समस्या का मतलब होता है पैसे की कमी। पैसे की कमी कब महसूस होता है, जब हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ती चली जाती है तो हमको पैसे की कमी होना चालू हो जाता है। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। मतलब कौन सी आवश्यकता ज्यादा पहले जरूरी है उसके अनुसार हम लोग खर्च करते हैं। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। जैसे कि आपका बर्थडे आने वाला है और स्कूल भी खुलने वाला है, यूनिफॉर्म बनाना है, इधर बर्थडे का भी कपड़ा लेना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यूनिफॉर्म पहले ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आप खर्चा करते हैं, ठीक है। बर्थडे का कपड़ा तो आप बाद में भी खरीद करके पहन सकते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। तीसरा है सीमित या दुर्लभ साधन।
साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी प्रकृति ने दिया हुआ है या मनुष्य ने बनाया है, वो साधन जो होता है, वो साधन जो है हमारे पास सीमित है। साधन का मतलब यहाँ पर होता है धन से। तो धन हमारे पास कम है और हमारी आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार के हैं, तो यहाँ पर भी हमारे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चौथा है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। तो जितने भी हमारे पास धन है उसका कई प्रकार से प्रयोग होता है, कहीं कहाँ कहाँ पर इसका खर्चा किया जाए उसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि उनके वैकल्पिक उपयोग भी होता है। वैकल्पिक मतलब अनेक प्रकार से उपयोग होते हैं। अतः हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। ठीक है, तो पैसा आपके पास सीमित है लेकिन उसका खर्चा अलग अलग जगहों में करना है, तो किसमें पहले खर्च किया जाए, किसमें बाद में खर्चा किया जाए, तो ये वैकल्पिक उपयोग कहलाता है इसका। ठीक, पांचवा आता है चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपनी सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। फिर से वही बात बार बार आ रहा है कि हमारे पास धन कम है और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, तो हर आवश्यकता के लिए हम धन नहीं लगा सकते। तो उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए। ठीक है, पैसा कम है और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, तो कौन से आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए, यह विचार करना हमारे लिए एक चुनाव की समस्या है। इस प्रकार चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए हम फटाफट यहाँ पे आपको समझाने चले जा रहे हैं। ठीक, आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आता है व्यक्तिगत मांग तालिका तथा बाजार मांग तालिका में अंतर बताइए। ठीक, तो व्यक्तिगत मांग तालिका का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी कीमत पर कितना मांग करता है। तो एक व्यक्ति की अगर मांग की हम तालिका बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसको व्यक्तिगत मांग तालिका बोलते हैं। और पूरे बाजार में एक से अधिक व्यक्तियों के अगर मांग का अगर हम सूची तैयार करते हैं तो वो बाजार मांग तालिका कहलाता है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो पहला अंतर यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत मांग तालिका, इधर लिख देंगे बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं का विवरण या सूची है जो किसी क्रेता अथवा उपभोक्ता विशेष द्वारा, विशेष मतलब किसी एक का विशेष द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। मतलब एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर वस्तु को कितने कितने मात्रा में खरीदता है, उसका जो हम लोग सूची तैयार करते हैं वो कहलाता है व्यक्तिगत मांग तालिका। और इसमें आप लिखेंगे किसी वस्तु की बाजार मांग उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग की मात्राओं का योग है। मतलब यहाँ पे आपने एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 या 3 या 4 व्यक्तियों के मांग को अगर आप जोड़ देते हैं किसी कीमत का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाजार मांग तालिका। ठीक है, जैसे ए, बी और सी 3 प्रकार के कस्टमर हैं। 4 रुपया अगर कोई वस्तु की कीमत है तो ये 5 खरीदना चाहता है, ये 6 खरीदना चाहता है और ये 10 खरीदना चाहता है। तो 6 और 10 16, 10 और 6 16, 16 और 4 20, तो 20 आपका योग आएगा, वो आपका कहलाएगा बाजार मांग। ठीक है, सेकेंड आपने यहाँ पर याद रखा व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना सरल है, लिख देना, और बाजार मांग तालिका बनाना एक कठिन काम है, बताना। ठीक, तीसरा आप याद रखेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका बाजार मांग तालिका की अपेक्षा अधिक असमतल तथा असतत होती है। मतलब व्यक्तिगत मांग तालिका को बनाना जो है सरल तो है लेकिन वो अधिक क्या है, असमतल है, असतत है, मतलब ये निरंतर नहीं चलता है। और बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा अधिक समतल तथा सतत होती है। चौथा आप याद रखेंगे यहाँ पे उपभोक्ता का व्यवहार असामान्य हो सकता है। मतलब चूंकि आप एक व्यक्ति का ही आप यहाँ पर सूची तैयार कर रहे हैं तो उसका जो भी लेन देन है वो असामान्य हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा। उपभोक्ता के समुदाय का व्यवहार सामान्य हुआ करता है। अधिक व्यक्तिगत मांग तालिका का व्यवहारिक महत्व अधिक नहीं है।
ठीक, क्योंकि व्यक्तिगत मांग तालिका से क्या होता है कि आप पूरे बाजार के मांग का विवरण तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पे मांग तालिका का व्यवहारिक महत्व अधिक होता है। तो आपको बताना है कि व्यक्तिगत मांग तालिका का महत्व अधिक नहीं है और बाजार मांग तालिका का महत्व अधिक होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन में हम ले चलते हैं आपको, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है? तो अंतर का आधार दिया है संख्या। यहाँ केंद्रीय बैंक लिखिए, यहाँ व्यापारिक बैंक लिखिए। तो यहाँ पे हम पहला अंतर लेते हैं संख्या। किसी देश में केंद्रीय बैंक एक ही होता है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक ही होता है, जिसको आप बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और व्यापारिक बैंक अनेक होते हैं। दूसरा है उद्देश्य। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करना होता है। मौद्रिक का मतलब होता है पैसे का, तो पैसे का व्यवस्था कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक करता है, और जितने भी बैंक है उनकी व्यवस्था, उनका नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक करता है। लेकिन व्यापारिक बैंक में लिखेंगे, व्यापारिक बैंकों की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन इसका उद्देश्य, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि वो मुद्रा की व्यवस्था करता है और जितने भी बैंक है उस पर वो नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। तीसरा आप याद रखेंगे, जनता से व्यवहार। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, ये आपको बताना है। ये एक नंबर का प्रश्न भी आपको पूछता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आप आज ही याद रखिए, केंद्रीय बैंक को कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, जनता से उनका प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता है। तो कोई भी जनता, आम जनता केंद्रीय बैंक से कोई लेन देन नहीं कर सकता है, ना ही अपना पैसा वहां जमा कर सकता है। व्यापारिक बैंक में लिखेंगे, व्यापारिक बैंक जनता के बैंक होते हैं और जनता से उनका प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, मतलब प्रत्यक्ष लेन देन होता है। तो जनता का खाता कहाँ खोलेगा? जनता व्यापारिक बैंक में, ना कि केंद्रीय बैंक में। फिर है नोट का निर्गमन। नोट का निर्गमन मतलब होता है नोट छापना, नोट जारी करना, इशू ऑफ करेंसी। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण या आंशिक एकाधिकार होता है, मतलब केंद्रीय बैंक जो होता है नोट छापता है, उसको अकेले नोट छापने का ही अधिकार है। व्यापारिक बैंकों को नोट छापने का या नोट निर्गमन का कोई अधिकार नहीं है, ये आपको याद हो चुका है। ठीक, उसके बाद है साख पर नियंत्रण। साख मतलब होता है उधारी। केंद्रीय बैंक देश में साख का नियंत्रण करता है, तो यहाँ पे व्यापारिक बैंक साख का नियंत्रण नहीं करते हैं, वरन केंद्रीय बैंक द्वारा उनकी साख का नियंत्रण होता है। ठीक, तो केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों के साख का नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक मतलब पैसे की नीति कौन बनाएगा, तो पैसा कितना छापना है, कितना निर्गमित करना है, कितना पैसा जमाए रखना है बैंकों का, ये सारा जो नियम है वो केंद्रीय बैंक बनाता है। तो केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन पर नियंत्रण करता है। क्रियान्वयन मतलब कौन से कार्य करना है, उस पर नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं। तो यहाँ पर जो भी नियम बनाता है केंद्रीय बैंक, उसका पालन करता है व्यापारिक बैंक, इसलिए कहा गया है कि वो उनका सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और भी हम इसी प्रकार के वीडियो आपको बना के अभी सेंड करेंगे, आप इसको जरूर इंटरेस्ट से पढ़िएगा, आपके लिए है ये। एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण लिखिए। तो एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? तो एक अच्छी मुद्रा के लिए निम्न गुण होना चाहिए। पहला है सुपरिचयता, मतलब जो भी नोट को देखे वो तुरंत पहचान जाए कि 5 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 100 का नोट है। ठीक है, तो एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसकी पहचान जन साधारण आसानी से कर सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो जाली मुद्रा का भय सदैव बना रहता है। तो ओरिजिनल नोट का जो है कागज वो सबके लिए पहचान वाला होना चाहिए, नहीं तो जाली मुद्रा आ जाएगा, मतलब डुप्लीकेट नोट अगर बाजार में आ जाएगा तो सबके लिए तकलीफदायक हो जाएगा। तो एक अच्छी मुद्रा में सबके लिए वो क्या होता है, जानकारी वाला होना चाहिए, सुपरिचयता होना चाहिए, परिचित होना चाहिए उससे। सेकंड है आपका सामान्य स्वीकृति।
मुद्रा ऐसे पदार्थ से बनी होनी चाहिए जिसे सभी लोग सहर्ष स्वीकार कर ले। मतलब मुद्रा उस पदार्थ से बनना चाहिए जिसको सभी जनता, आम पब्लिक, सभी लोग उसको स्वीकार करें। इस प्रकार मुद्रा को सामान्य स्वीकृति का गुण प्राप्त होना चाहिए। सामान्य स्वीकृति मतलब सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार ले, भाई हाँ ये सरकार का नोट है, ये ओरिजिनल है। ठीक, नहीं तो अगर रद्दी रद्दी कागज से, अगर कोई भी कागज से अगर नोट बन जाएगा तो कोई भी आदमी भरोसा नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर सामान्य स्वीकृति शब्द लाया गया है जिसको सभी लोग स्वीकार करें। वहनीयता एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उसमें वहनीयता अर्थात उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होना चाहिए। मतलब मुद्रा भारी नहीं होना चाहिए, हल्के में होना चाहिए, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदमी आराम से ले जा सके। ठीक है। फिर आता है विभाज्यता, मतलब चिल्लर में बटा होना चाहिए। क्वाइंस, मुद्रा विभाजनीय होनी चाहिए। विभाजनीय मतलब होता है अलग अलग भागों में बांटना, तभी उसे अच्छा कहा जा सकता है। जैसे भारत में 1 का नोट या सिक्का 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा आदि में विभाजनीय है। अब तो यहाँ पर चलन बंद हो चुका है 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसे का, लेकिन अब उसके जगह में आ गया है 1 का नोट, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, है ना। तो ये क्या है कि चिल्लरों में बांटने के लिए काम आता है। फिर आता है 5वां टिकाऊपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा पदार्थ टिकाऊ होना चाहिए। एकदम से नोट फटा होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी में भीग गया तो नोट खराब हो गया, या फिर सिक्के हैं वो पानी में लगा तो जंग लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुद्रा पदार्थ टिकाऊ होना चाहिए अर्थात एक बार जिस मुद्रा का निर्गमन किया जाए उसका वर्षों तक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये आप पॉइंट बताएंगे एक अच्छे मुद्रा के गुण। चलिए फिर से एक बार इसको याद करा दें। सुपरिचितता का मतलब सभी लोग उससे परिचित होना चाहिए। सामान्य स्वीकृति मतलब आम जनता की उस मुद्रा पर स्वीकृति होनी चाहिए पदार्थ पर। वहनीयता का मतलब है ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम उसको ले जा सकें, पर्स में रख सकें, थैल जेब में रख सकें। विभाज्यता मतलब चिल्लर में बटा होना चाहिए मुद्रा जो होता है, और टिकाऊपन होना चाहिए। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, घाटे के बजट के प्रकार को समझाइए। तो सरकार अपने बजट में निम्न प्रकार के घाटे प्रदर्शित करती है। अब घाटा का बजट का मतलब क्या होता है कि सरकार यहाँ पर अपनी आय को कम दिखा रही है और व्यय को ज्यादा दिखा रही है, तो उससे क्या हो जाता है, घाटे का बजट हो जाता है। तो सरकार अपने बजट में निम्न प्रकार घाटे प्रदर्शित करती है। पहला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किसे कहते हैं, तो राजस्व घाटे से अभिप्राय है राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना। मतलब टैक्स से जो पैसा आता है, करों से जो पैसा आता है वो राजस्व प्राप्तियां हैं, और जो भी उस जनता के लिए जितने भी खर्च किए जाते हैं वो आपके लिए व्यय कहलाता है। तो राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक होना, तभी तो घाटा हो जाता है। मतलब मान के चलिए कि 100 रुपया आपके लिए आय है, और 100 रुपया आपके लिए आय है और यहाँ पर 150 रुपया आपका खर्चा है, तो 50 रुपया जो अधिक आप व्यय दिखा रहे हैं वो घाटे का बजट कहलाएगा। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है, तो घाटे की बजट में कोई भी बचत सरकार का नहीं हो सकता है। ठीक, इसके बाद आप बताएंगे, यहाँ पर फार्मूला भी आपको दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। तो यहाँ पर व्यय को आप ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए व्यय में से आय को मतलब प्राप्ति को घटाया जा रहा है, तो ये राजस्व घाटा कहलाएगा। ये फार्मूला आपको 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। सेकेंड आप याद रखेंगे घाटे के बजट के प्रकार में राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब होता है, राजकोषीय घाटा का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक होना। यहाँ पे भी वही बात है कि जितना भी आपका टैक्स से पैसा आया है और जितने भी आपने पूंजीगत प्राप्तियां की हैं, पूंजीगत का मतलब है कि आपने जमीन वगैरह खरीदा है, या जितने भी आपने एसेट्स वगैरह बेच करके जो पैसा आपने प्राप्त किया है, उन सारे को मिला करके व्यय फिर भी अधिक हो गया, तो ये कहलाता है राजकोषीय घाटा।
तो राजकोषीय घाटा का सूत्र हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कुल व्यय मतलब एक साल के अंदर पूरे भारत में कितना आपकी योजना है खर्चा करने का, उसमें माइनस कर दीजिए राजस्व प्राप्ति को भी और उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियों को भी माइनस राजस्व प्राप्तियां। ठीक, तो ये डबल डबल हो गया है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर एक ही है। तो कुल व्यय में से आप घटा देंगे राजस्व प्राप्ति को भी और उधार रहित पूंजीगत प्राप्ति को, तो ये आ जाएगा आपका राजकोषीय घाटा का फार्मूला। तीसरा आप बताएंगे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का मतलब है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। फिर से समझिए, राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान, जितना भी ब्याज आप भुगतान कर रहे हैं, उधार वगैरह लिए होंगे देश के लिए, तो ब्याज के भुगतान को घटाने के बाद प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। निबल प्राथमिक घाटा मतलब, निबल का मतलब होता है शुद्ध प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां घटानी होंगी। ओके, तो ये निकल जाएगा आपका प्राथमिक घाटा। यहाँ पे थोड़ा समझना आपके लिए मुश्किल जा रहा है कि हम बताएं कि निबल का मतलब होता है शुद्ध, प्राथमिक घाटा अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस जो है सकल प्राथमिक घाटा में से ब्याज प्राप्ति घटानी होगी। मतलब जो ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है उसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पर लिखा है राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, और यहाँ लिखा है ब्याज प्राप्तियां घटानी होंगी। ठीक, दोनों में कंफ्यूजन कर रहा है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ब्याज जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसको आप हटा दीजिए, तो उसके बाद जो पैसा बच रहा है या ब्याज आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसको घटा दीजिए। दोनों कंडीशन होता है, ब्याज हमको मिलता भी है और ब्याज हम भुगतान भी करते हैं, तो दोनों को यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा आपका शुद्ध बच जाता है। चौथा आ गया आपका बजटीय घाटा। बजटीय घाटा का मतलब हो गया कि राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। तो राजस्व और पूंजी मतलब जो टैक्स है और जितने भी संपत्तियां हैं, दोनों प्रकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों को, मतलब दोनों को प्राप्ति में से व्यय को घटा दीजिए, जो बचता है आपके पास वो कहलाता है बजटीय घाटा। तो यहाँ पर भी व्यय अधिक होगा और आय कम होंगे। पांचवा आता है मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटा का मतलब यह घाटा केंद्र सरकार के लिए रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि तथा सरकार का बाजार उधार में रिजर्व बैंक के योगदान को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि यह घाटा जो है वो केंद्र सरकार के लिए रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। मतलब रिजर्व बैंक जो है वो कितना उधारी दे रहा है, उसमें कितना वृद्धि हो रहा है उसको व्यक्त करता है। इसके अंदर आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि, मतलब कितना और ट्रेजरी का बिल उसको पेमेंट करना है वो, और सरकार का बाजार उधार में रिजर्व बैंक के योगदान को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये घाटे के बजट के प्रकार आप 5 याद रखेंगे। पहला है आपका राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है आपका प्राथमिक घाटा, चौथा है बजटीय घाटा और पांचवा है मौद्रीकृत घाटा। इस प्रकार से आपको हम आगे भी वीडियो सेंड करेंगे। अभी इसी वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।